बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे और आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो स्वभाव में बहुत मीठे हैं। रिटायरमेंट उनका आरटीओ विभाग से हुआ है और उनके व्यवहार और आत्मीयता की खुशबू आज भी विभाग में महकती है। अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार। अग्रवाल जी, आप अपना परिचय दें कि आपने अब तक क्या किया। मैं डीएस अग्रवाल हूँ। फैक्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति अपना परिचय क्या दे, उसका परिचय तो उसके अपने लोग होते हैं और अपने लोगों से ही उसकी पहचान होती है। वैसे मैं डीएस अग्रवाल हूँ, एमकॉम LLB मेरी एजुकेशन है और बहुत कम उम्र में ही मैंने परिवहन विभाग, जिससे हम लोग अपनी जनरली भाषा में आरटीओ बोलते हैं, मैंने उसको ज्वाइन किया था 1979 में और उसी विभाग से 31 जुलाई 1979 को मेरा रिटायरमेंट 2019 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है। यही मेरी जीवन की उपलब्धि है। आईटी ऑफिस में जहाँ पे बहुत पब्लिक डीलिंग होती है, बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है, कैसे हैंडल किया आपने? क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के आप प्रिय भी हैं, तो कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि लोग आपको नापसंद भी करते होंगे। कैसा रहा आपका? हाँ, ऐसा अमूमन होता है और ये आप इसको प्रकृति का नियम भी कह सकते हैं कि यदि 8 लोग आपकी वर्किंग से या 9 लोग आपकी वर्किंग से खुश हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 या 2 लोग आपकी वर्किंग से नाराज हों। उसकी नाराज़गी की वजह कुछ भी हो सकती है। मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ये देखा है कि तमाम लोग ऐसे आए हैं जो कि बड़े स्मार्ट थे, पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी थी, लग रहा था कि ये बहुत पढ़े लिखे, लेकिन जब एक ही क्वेश्चन को वो बार बार करते हैं, बार बार पूछते हैं या कुछ मेरे ईगो को जगाने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरली थोड़ी सी मुझको गुस्सा आती है। और बाकी जो मुझसे सेटिस्फाइड है, ये बात अलग है कि मैंने उनका काम किया इसलिए सेटिस्फाइड है, और काम नहीं भी किया तब भी वो मुझसे सेटिस्फाइड रही हैं। एक बड़ा इसमें आपकी बात को रोकते हुए पूछूंगा कि आप बहुत सारे लोगों के काम स्वतः करते रहे, जैसा कि पीठ पीछे लोग कहते रहे। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने काम किया, 2 काम किए, 10वां नहीं किया, तो आपको लोग अच्छे रूप में नहीं देखते होंगे, नाराज हो जाते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है और जिंदगी में ऐसे तो तमाम ही अवसर आए हैं, तमाम मौके आए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की आपसे एक रिक्वायरमेंट्स होती है। वो आपसे यह सोचकर इसी उम्मीद के साथ आपके पास जाता है कि मैं जा रहा हूं तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप एज पर रूल्स, एज पर एक्ट आप कोई काम कर रहे हैं और सामने वाला अगर कोई भी इस तरह का काम लेकर आता है जो एज पर एक्ट है या एज पर रूल नहीं है और आप उसको नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से वो ये फील करता है कि ये मेरे काम को कर नहीं रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं या टाल रहे हैं। तो उसके पहले मैंने जितनी उनकी मदद की होती है वो सारी भूल जाते हैं और अपने एक नए फंडे को अपने दिल पे बैठाकर मेरे प्रति अच्छी भावनाएं उनकी तो लोगों की इस प्रवृत्ति से आप आहत होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। नेचुरली थोड़ा सा खराब तो लगता ही है, बुरा लगता है। तो आपको लगता रहा कि अगली बार आएंगे तो अब नहीं करेंगे इनका काम? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अगली बार आएंगे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कहीं से मन में ये ख्याल तो आता है कि देखो इसको मैं बिल्कुल सही राय दिखा रहा था, प्रॉपर राय बता रहा था और इसने मेरी बात को नहीं माना है, इसलिए अब इसको इसके हालात के ऊपर छोड़ दो। कई बार ऐसा हुआ है। अग्रवाल जी, आरटी ऑफिस में आपने कितने साल सेवाएं दी? मैंने लगभग 41 वर्ष से अधिक सेवाएं की हैं। 41 वर्ष में आपने ऐसा भी कोई काम किया जो बहुत विभाग के लिए बहुत उल्लेखनीय रहा? हाँ, मैं समझता हूँ कि परिवहन विभाग के इतिहास में उत्तर प्रदेश में 77 लगभग शायद जिले हैं और हर जिले में एक आरटीओ ऑफिस है। मैं समझता हूँ कि मैंने एक ऐसा कार्य किया है जो शायद अब से पहले परिवहन विभाग में किसी ने नहीं किया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो एक्ट से बाहर हो या रूल्स से बाहर हो, लेकिन अमूमन क्या होता था कि जब हम एक्ट या रूल्स पढ़ते थे तो उसको असेंबल नहीं करते थे, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ते थे। मैंने क्या किया कि मैं शायद मुझे याद नहीं है कि मैं किस काम से मैं एक्ट और रूल्स दोनों किताबें खोलकर मैं पढ़ रहा था। अचानक पढ़ते पढ़ते एक मैटर मेरे सामने आया तो मैं उसके बारे में मैंने काफ़ी मनन किया। मैंने सोचा कि अरे यार ऐसा कैसा है। फिर मैंने मेरे ARTO थे मिस्टर RK सिंह, उनसे जाकर दोनों एक्ट और रूल्स की किताब लेकर गया। मैंने उनसे डिस्कस किया, उनको सारी बात बताई
तो उन्होंने कहा अरे ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ज्योति भाई हुआ क्या कि मैंने फाइनेंसरों से लगभग 35 लाख रुपए एरियर के रूप में जमा कराया, और ऐसा परिवहन विभाग के इतिहास में, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के इतिहास में मैं समझता हूँ ऐसा पहली बार हुआ है। और जब हमारे आरटीओ साहब ने इस पक्ष को मंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में रखा, तो मंत्री जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि जिस प्रक्रिया के तहत आरटीओ झांसी ने काम किया है, आप लोग वही प्रक्रिया अपनाइए और उसको पूरा करिए और सरकारी पैसे की आप वसूली करिए। जी आप आजकल वर्क में भी रहे और भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में भी आपने हिस्सेदारी रखी है, कहाँ कहाँ आपकी भागीदारी रही है? ये तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही, जब मेरी उम्र बहुत कम हुआ करती थी, तब से ही मैं थोड़ा सा एक्टिव रहा हूँ। अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं मैं उसमें रहा। महोबा में एक जागृति परिषद थी, मैंने उसको ज्वाइन किया, जेसीस को ज्वाइन किया, फिर झांसी में आकर मैंने लायंस क्लब को ज्वाइन किया, अपना समाज अग्रवाल समाज को मैंने ज्वाइन किया। मैं ऑफिस की जो यूनियन थी हम लोगों की उसको मैंने ज्वाइन किया, मैं उसमें अध्यक्ष बना। हाँ, लेकिन मेरा मानना ये जरूर है कि आप सिर्फ अपने पद के लिए किसी भी सोसाइटी को, किसी भी एनजीओ को आप ज्वाइन ना करें। अगर आप कुछ कर सकते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान आप उस एनजीओ को दे सकते हैं, उस समाज को दे सकते हैं, उस सोसाइटी को दे सकते हैं, तो फिर आप उसको ज्वाइन कीजिए, वरना आप फिर पद मत ज्वाइन कीजिए। इन दिनों देखा जा रहा है कि समाज सेवा का जो जज्बा है बहुत सच चढ़ के बोल रहा है, वो समाज सेवा कम और फोटो सेवा ज़्यादा लगती है। क्या लगता है आपको, ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो भी रहा है, और मैंने तमाम चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ये देखा भी है कि आदमी लोग सिंपली 1 केला या 2 केला बांटते हैं और अपनी फ़ोटो को बड़े इत्मीनान से चाहते हैं कि मैं एक्सपोज हो जाऊं, मेरी फ़ोटो अखबार में छप जाए। मैं इसको उचित नहीं मानता। जो समाज सेवा होती है या नीडीज़ की जो सेवाएं होती हैं वो दिल से होती हैं, और इस बात से को लेकर नहीं होनी चाहिए कि मुझे एक्सपोजर मिले, लोग आज मुझको जाने कि आज मैंने फलों का वितरण किया है, आज मैंने अनाज का वितरण किया है, आज मैंने बिस्किट्स बांटे हैं, आज मैं गरीब आश्रम में गया हूँ। हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इन दोनों सर्टिफिकेट्स का भी बड़ा तूफान सा आया हुआ है, घर घर सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं लोगों के द्वारा, कुछ खास नामचीन लोगों के द्वारा। क्या लगता है आपको कि सर्टिफिकेट के आधार पर ही समाज सेवा हो सकती है? नहीं, ये तो मैं तो इसको बिल्कुल उचित नहीं मानता, क्योंकि ऐसे सर्टिफिकेट की मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा कि ऐसे सर्टिफिकेट की आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती है। आप थोड़ी देर के लिए नहीं, लेकिन वो ड्राइंग रूम की शोभा तो बन जाती है। हाँ, ड्राइंग रूम की शोभा बन जाते हैं, लेकिन सिंपली ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि आप अगर इस तरह का कोई कार्य कर रहे हैं तो वो तो उचित नहीं है। मैंने देखा है, और ये मेरी जिंदगी का अनुभव रहा है कि तमाम ऐसे लोगों को भी सर्टिफिकेट दिए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में, जिंदगी में या उस एनजीओ में, उस सोसाइटी में रहते हुए कोई काम नहीं किया। सिंपली उनको बेस्ट कोऑपरेशन का इसलिए अवार्ड दे दिया गया कि वह उस सोसाइटी के या उस क्लब के मेंबर्स थे। ये तो गलत है। तो ये सिंपली अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाना या उसका लाइफ में कोई यूज ना होना, ये बात तो उचित नहीं है। मैं फिलहाल अपनी, मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। अरुण जी, आप जॉब में भी रहे और आपका बहुत सारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आपने बहुत सारा काम किया। समय कैसे निकाल पाते थे, कैसे आप मैनेज कर पाते थे? क्योंकि परिवार भी देखना होता है, विभाग भी देखना होता है, आप तो बड़े व्यस्त विभाग के कर्मठ कार्य करता रहे, कैसे मैनेज करते थे आप? और ऐसी इस ऊर्जा का को लाते कहाँ से थे, कौन सा पदार्थ खाते थे आप? देखिए ज्योति भैया, फैक्ट ये है कि हालांकि इस बात को लेकर मेरे अधिकारी भी मेरी तारीफ करते थे, लेकिन फैक्ट ये है कि कोई भी कर्मचारी हो, मैं सिर्फ अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा संदेश उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो मेरी वॉइस को आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, कि मैं समझता हूं कि किसी भी कर्मचारी का कोई भी काम कभी भी पूरा नहीं होता है। उसके पास हमेशा काम की कुछ ना कुछ ओवरबर्डिंग होती है, काम उसका बकाया रहता है। लेकिन हमें चूज ये करना है कि हमें किस काम को
प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता, हमें प्राथमिकता किस काम को देना, हमें पहले कौन सा काम करना है। अगर ये काम मैं आज नहीं करूंगा तो चलो कल हो जाएगा, कल नहीं करूंगा परसों हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई काम अर्जेंट है तो आप उसको तत्काल करिए, उसको प्रायोरिटी की प्राथमिकता के आधार पे करिए। और मैंने अपनी जिंदगी में यही फंडा अपनाया। मैंने हमेशा अधिकारियों ने जब भी कोई जिम्मेदारी सौंपी, मैंने उनसे पूछा कि सर कब चाहिए, तो अगर उन्होंने कहा कि ठीक है कल तक दे देना, तो उन्होंने कल के लिए कहा, लेकिन वो काम मैंने उनको आज ही बना के रख दिया, क्योंकि मैं समझ गया कि ये सारा काम प्रायोरिटी का है और प्राथमिकता के आधार पर इसको किया जाना चाहिए। शायद हो सकता है कि इसी मेरी आदत की वजह से उन्हें मेरा नेचर, मेरी वर्किंग अच्छी लगती हो। आपके रिटायरमेंट के बावजूद ऑफिस में आपकी व्यवहार की, आपकी आत्मीयता की, आपके प्रेम की खुशबू महकती है। कैसे मेंटेन किया आपने? आपके कहते हैं पीठ पीछे जिसकी तारीफ होती है वो सच्चा तारीफ का हकदार होता है, ये कैसे आपने मेंटेन किया? ज्योति जी, फैक्ट तो ये है कि कभी मेरे सपने हुआ करते थे कि मैं भी पद में बहुत ऊंचा जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जा पाया। ईश्वर की, प्रभु की इच्छा शायद मुझे इसी विभाग में बसने की थी। हाँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक फंडा जरूर अपनाया है, और फंडा ये था, मैंने कहीं पे बिल गेट्स को पढ़ा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि बिल गेट्स ने एक बार ये कहा था कि आप सिर्फ अपना काम कीजिए, अपना दिल उस काम में लगाइए, मन से वो काम कीजिए, बाकी सारी बातें, सब कुछ आपको अपने आप मिल जाएगा, स्वतः होता रहेगा। तो मैंने क्या किया कि अपने उस काम में जो भी जिम्मेदारी मुझको सौंपी गई, मैंने उसकी काम को बहुत अच्छी तरह मन से किया। और मेरी लाइफ का एक फंडा रहा है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति, मैं पब्लिक डीलिंग की सीट पे था, हर तरह के व्यक्ति उस सीट पर आता था, हर तरह के काम लेकर आता था। कुछ नीडी वास्तव में होते थे, कुछ जबरदस्ती से आते थे, कुछ पॉलिटिशियन थे, कुछ इस तरह का हर प्रकार का आदमी आता था। तो सबको खुश रखना एक बड़ी मुश्किल की बात होती थी। लेकिन अगर आपका किसी को काम नहीं करना है, या उसका काम एज पर रूल्स नहीं है, एज पर एक्ट नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी मत झुंझलाएं। बहुत प्यार से उससे बात करें, मुस्कुरा कर बात करें, और हमेशा उसको मुस्कुरा कर उसको टाल दें। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर नाराज हो जाए, किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए, किसी के ऊपर आपकी झुंझलाहट छूट जाए, तो आप उस व्यक्ति का काम जरूर कर दें। मैं समझता हूं कि शायद आप उस व्यक्ति के प्रिय भी बने रहेंगे, और वो कभी भी किसी भी चैनल में, किसी भी माध्यम में लेकर जाकर आपकी शिकायत नहीं करेगा। अरमान जी, आपका जो सोशल वर्क का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बहुत सारे क्लब से आप जुड़े रहे, बताइए विस्तार से कहाँ कहाँ जुड़े रहे और आज कहाँ जुड़े हुए हैं? आज मैंने आपसे बताया था कि जब मैं बहुत छोटा था, मैं बचपन में था, तो स्कूल की स्टूडेंट्स एक्टिविटीज से मैं जुड़ा रहा। मैं एक्चुअली, मेरी बर्थ महोबा है, तो महोबा जेसीज को मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मैंने जागृति परिषद को ज्वाइन किया। जागृति परिषद में मैं सेक्रेटरी रहा, महोबा में सेक्रेटरी रहा। महोबा में जो अग्रवाल समाज था, मैंने उसमें भी काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया है। उसके बाद में 1975 में मैं झांसी आ गया पढ़ने के लिए। झांसी में आकर मेरी स्टूडेंट यूनियंस की एक्टिविटीज़ चालू रहीं, और उसके बाद मैंने बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, उसमें भी मेरी स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ चालू रहीं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मैच्योरिटी आती गई, तो थोड़ा सा लगा कि यार हम इतना सब कुछ करते हैं, कुछ समाज के लिए करना चाहिए। फिर मैंने धीरे से अग्रवाल समाज को भी ज्वाइन किया, उसमें भी मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर रहा। फिर मैंने लायंस क्लब भी ज्वाइन किया, और वर्तमान में लायंस क्लब इंटरनेशनल का मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डायबिटीज़ जी, ये पोस्ट मुझको मेरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने दी हुई है। और मेरा काम सिंपली ये है कि लोगों को डायबिटीज़ के ऊपर मोटिवेट करना, क्लब के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको ये समझाना कि आप लोगों की डायबिटीज़ को लेकर आप कैसे अवेयरनेस आप कर सकते हैं, और आप कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। ये सब काम मेरे। अरमान जी, आपने इतना सब कुछ किया, जिंदगी में कुछ विसंगतियाँ भी आई होंगी, आप हमें हमारे साथ शेयर करें। ज्योति जी, आपने देखा होगा कि एक उम्रदराज व्यक्ति अपने बच्चों से क्यों कहता है, अरे तुम क्या जानो? वो इसलिए इस बात को कहता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में तमाम विसंगतियां, तमाम ऐसे कार्य जिससे उसको लाभ मिला हो, बिल्डअप करता है। बिल्डअप करता है वो,
तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी आया है। जैसे मैं एक शासकीय कर्मचारी रहा हूँ, तो किसी भी शासकीय कर्मचारी के जीवन में शासकीय जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कई बातें होती हैं। सबसे पहला रिक्रूटमेंट होता है, उसका चयन होना, उसके बाद प्रमोशन होना, फिर ट्रांसफ़र होना, सस्पेंड होना, रीस्टेट होना, प्रमोट होना, ये सारी बातें जो ये पार्ट ऑफ जॉब है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ये पार्ट हैं, मैंने अपने 41 साल की शासकीय सेवाओं में सारे पार्ट को एक्टिवली देखा है, ज़्यादा किया है। यस, यानी कि रिक्रूटमेंट से लेके और रिटायरमेंट तक आप ये नहीं कह सकते मुझसे कि अच्छा क्या आपने इस पार्ट का कभी आपने अनुभव लिया है। मैं समझता हूँ कि प्रमोशन, रिवर्सन और सस्पेंशन और सारे इंक्वायरी भी मेरी हुई है, जांच की हुई है, लेकिन ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मुझको विभाग एडवर्स एंट्री भी नहीं दे पाया। जी, विसंगतियों की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा भी कुछ रहा जो आपके जीवन में, जो आपने ऐसा कुछ किया हो जिससे आपके गार्जियंस आहत हुई हो? मैं स्वयं आहत हुआ हूँ, और जिंदगी में कभी कभी कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि व्यक्ति जब जीवन को याद करता है तो निश्चित रूप से एक दर्द सा पैदा होता है। 96 की बात है, मेरा छोटा बेटा बहुत कम उम्र का था, 9 साल का था। आज तो ईश्वर की दया से वो बहुत अच्छा है। एक फायर एक्सीडेंट में मेरी मदर और मेरा छोटा बेटा बहुत बुरी तरह आहत हो गए थे। मैंने सफदरजंग में उनका इलाज कराया था। वो मैंने बहुत ख़राब दिन गुजारे हैं, भगवान ऐसे दिन किसी को ना गुजारे। हालांकि आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम आज भी उसके ऋणी हैं और आज भी हम उसको याद करते हैं। और ज्योति जी, आप यकीन मानिए कि मैं रोज़ जब भी पूजा करता हूँ तो अपने माता पिता को मैं ज़रूर याद करता हूँ। ईश्वर के साथ साथ में उनको भी याद करता हूँ कि आज मेरा जो कुछ वजूद है, मैं जो भी दुनिया में हूँ, मैं सिर्फ आपकी वजह से हूँ। मैं कभी उनको नहीं भूलता। जैसा कि आपने बताया कि आपके 2 बेटे हैं, तो कभी आपका एक बेटा, जैसा कि मुझे पता है विदेश में भी है, आपका देश के बाहर जाना हुआ? हाँ, मैं 2 बार लंदन गया हूँ। एक बार तो मैं सरकारी जॉब में था, जब और शासकीय सेवाओं में था, तब मैं लगभग 1.5 महीने के लिए मैं लंदन गया था अपनी वाइफ के साथ। और दोबारा तो मैं जैसे ही रिटायर्ड हुआ तो मैं विदिन ए वीक जो है मैं फिर दोबारा गया। तो मैं लगभग 100 डेज, 3.5 महीने करीब मैं उसके पास रह के आया। विदेश जाने का जज्बा हर किसी के अंदर होता है और लोगों को लगता है कि विदेश जाएंगे, कुछ नया देख के आएंगे। तो क्या फ़र्क आपने पाया विदेश में और हमारे वतन में? ज्योति भाई, देखिए, मेरा बेटा यूके में है और बहुत अच्छी पोजीशन में है भगवान की दया से। नो डाउट यूके एक डेवलप कंट्री है, विश्व में उसका अपना अलग ही स्थान है, सम्मान है। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है कि जो आत्मीयता, जो सद्भावना हमारे इंडिया में है, वो चीज़ मुझको वहाँ देखने को नहीं मिली। मतलब मिट्टी की स्वामी सुगंध ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग ऐसा झांसी में रह के ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जितना अच्छा मुझे झांसी में लगता है उतना अच्छा पता नहीं क्यों कुछ दिन तो वहाँ पे इंग्लैंड में अच्छा लगा, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तो अच्छा लगा। उसके बाद तो ऐसा लगता था कि हे भगवान, कब दिन पूरे हो जाए, मैं कब अपने लोगों के बीच में चला जाऊँ। मिस करते थे। मैंने अपने लोगों को इंडिया में मिस किया है। नेचुरली अपना जन्मी, एक वो संस्कृत में कहावत है कि जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये हम तो जहाँ पैदा हुए हैं तो मुझे तो उसकी बहुत याद आती है। अग्रवाल जी के इसके अलावा कोई हिडन शौक आपको कुछ ऐसा जो आप अब इस जो आप पारी खेल रहे हैं इसमें कुछ नया करना चाहते हो? देखिए, झांसी एक बड़ा शहर है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो नेम एंड फेम हासिल करे, ऐसा मुकाम हासिल करे। तो ईश्वर की दया से मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझको नाम चाहिए या मुझे इतना फेमस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज मैं तमाम NGOs का मेंबर्स हूँ या अपनी सोसाइटीज़ का, कॉलोनी का मैं कोई पद लिए हुए हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं लिया हूँ कि मुझको नाम चाहिए या मुझको जो है किसी तरह
कि जो है नेम एंड फेम वाली बात, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपली मेरा जज्बा इस बात का रहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। आप यकीन मानिए कि ऐसे मैंने तमाम लोगों की सहायता की है कि जो वास्तव में जिनको ज़रूरत थी सहायता की। और आप यकीन मानिए कि मैंने शायद इस बात की चर्चा कभी अपने घर पे भी नहीं की, अपनी वाइफ को भी नहीं बताया कि आज मैंने उस व्यक्ति की ये हेल्प की है या उसको मैंने ऐसा किया है। तो अगर वास्तव में आपके दिल में किसी के प्रति सच्ची सहानुभूति है तो उसके लिए किसी नाम की या फेमस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्रवाल जी, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि आप लगभग 60+ रिटायरमेंट के 62-63 साल के होने वाले हैं, हो रहे हैं, तो इस फिटनेस का रहस्य क्या है? कौन सा पदार्थ खाते हैं आप? देखिए, क्योंकि लगता नहीं आपके अभी आप रिटायर मैं आपको आपकी बात का जवाब एक छोटे से वाक्य से दे दूं। अच्छा, एक मेरे फ्रेंड के फादर उम्र दराज थे, लगभग 75 साल के थे और शायद मेरी उम्र उस समय रही होगी 42 या 45 साल की। मेरे घर आए तो हम थोड़ा सा हल्का फुल्का उनसे मजाक करते थे। आए, कॉफ़ी और पी, चाय पी, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आने का प्रयोजन बताइए। तो कहने लगे कि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, लाइसेंस रिन्यू करा दो। तो मैंने उनसे मजाक में कह दिया कि अरे अब आपका लाइसेंस थोड़ा ना रिन्यू होगा, तो आप काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। तो थोड़ा सा नाराज हुए, कहने लगे बूढ़ा? किसको बूढ़ा बोलता है? मैं बूढ़ा देखता हूँ तुझे? तो मैंने हाँ बूढ़े हैं। तो कहने लगे क्या मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा? हमने नहीं, सरकार को ये डर लगता है कि पता नहीं ये विकेट कब गिर जाए इसलिए जो है आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। कहने लगे यार मजाक मत करो, मैं अभी भी कार चलाता हूँ, स्कूटर चलाता हूँ, सच बताओ होगा कि नहीं? तो मैंने नहीं अंकल होगा तो नहीं होगा। कहने लगे फिर बूढ़ा? कहने अच्छा चल एक काम कर ले कि मुझसे पंजा लड़ा ले, जो अगर तू जीता तो जो कहेगा मैं वो हार जाऊंगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं यंग एज बिल्कुल 42-45 की मेरी उम्र, ये 70 और ये मुझसे कह रहे हैं कि अगर जीत जाओगे तो जो कहोगे वो हारा। तो मैंने अब उनसे बड़ा एक अहम सवाल किया। मैंने उनसे कहा बड़े मजाकी अंदाज में उनसे कहा कि अंकल इस उम्र में भी आपकी जवानी का राज क्या है? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझसे कही और मैं तो अपनी लाइफ में उसी को फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा देखो बेटा, जिंदगी में कभी भी आदमी को टेंशन नहीं पालना चाहिए। ना टेंशन लीजिए ना टेंशन दीजिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। तो मेरा लाइफ का फंडा सिंपली यही है कि ठीक है मुसीबतें आती हैं, जिंदगी में चक्रवात झंझावात आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो आप उन परेशानियों को बहुत हंस के बहुत झेलिए। क्योंकि आपके दुख करने से या आप अपनी मनस्थिति करने से ये ऐसा तो है नहीं कि वो परिस्थितियां आपकी दूर हो जाएंगी। मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। मुकाबला तो आपको करना ही पड़ेगा और जब आपको फाइट करना ही है तो फिर आप बुझे दिल से क्यों करें। शायद हो सकता है कि उनकी वो बात मुझे आज तक याद है और इस वजह से यही आपके चेहरे के नूर का राज है। हो सकता है। अग्रवाल जी, एक और सवाल कि आपने इतनी सारी सोशल एक्टिविटीज में आप शामिल होते रहे, कभी आपको किसी विशेष सम्मान से नवाजा गया? अगर आप तो देखिए सम्मान क्या होता है, मेरी अपनी सोच के हिसाब से, मेरी अपनी नजरों के हिसाब से सम्मान वह है जब लोग आपको पसंद करते हैं, आप किसी किए हुए कार्य को एप्रिशिएट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, मैं उसको सम्मान मानता हूँ। सिंपली सर्टिफिकेट मिल जाना या कहीं फूल माला पड़ जाना ये कोई सम्मान का पर है? मैं समझता हूँ कि ये कोई सम्मान की बात नहीं हुई। सम्मान तो तब है जब लोग आपको दिल से चाहें और आपकी तारीफ करें, मैं उसको सम्मान मानता हूँ। तो ऐसे ज़िंदगी में बहुत ढेरों मुकाम आए हैं कि मैं समझता हूँ कि मेरे ऑफिस में जितने भी फंक्शन हुए हैं, तो कोई भी मीटिंग्स चाहे वो फेयरवेल की हो या रिटायरमेंट की हो या चाहे जैसी भी हो, मेरे बिना वो शुरू नहीं हुई। जब मैंने उसको स्टार्ट किया, मेरी एंकरिंग हुई, मेरे अधिकारी, मेरे कुलीग मेरा वेट करते थे कि भाई डीएस को आ जाने दीजिए और तब हम स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं से ये मेरे पर सम्मान का ही, सम्मान का ही एक पार्ट कहेंगे हम इसको कि उनका हिस्सा था। लेकिन जब मेरा अपना स्वयं का रिटायरमेंट हुआ
तो अब ज्योति जी आप यकीन मानिए कि मैं बड़े असमंजस में था। मैंने जब मेरा नंबर आया स्पीच में बोलने के लिए, तब सबसे पहले मैंने यही कहा कि दूसरे के बारे में बोल देना तो बहुत सरल है, अपने बारे में बोलना बहुत कठिन है। मैंने अपने मन की बातें उनके साथ साझा की, थैंक्स दिया अपने साथियों को। आज मैं लायंस क्लब में हूँ और आज जो मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं सौंपी गई है कि मैं DS अग्रवाल हूँ या मंडलाध्यक्ष के बहुत क्लोज हूँ। मेरी 18 साल की 19 साल की मेरी जो लायनिज्म में मेरी जो वर्किंग रही है, मेरी वर्किंग को देख के और मुझको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और एक हमारे यहाँ जो वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं वो रायबरेली को बिलोंग करते हैं, तो उनको अपना एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि एक उनको तैनात करना था। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने मुझसे सबसे पहले एक्सेप्टेंस पूछी कि चाचा मैं ये आपको देना चाहता हूँ और क्या आप उठा पाएंगे। तो मैंने अपने टर्म्स और कंडीशन उनको बताया कि भाई देखिए मेरा काम करने का तरीका ये है, नहीं तो चाचा और मैं आपसे अच्छा मैं किसी को नहीं समझता हूँ। तो ये क्या था, ये उनका मेरे प्रति सम्मान था। लायंस मेंबर बहुत है, ढेरों हैं झांसी में, ऐसे भी तमाम लायंस हैं जो मुझसे ज़्यादा काम करने वाले हैं, ज़्यादा समय देने वाले हैं, लेकिन उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका सम्मान मेरे प्रति था। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सम्मान ज़्यादा मायने रखता है सिंपली साल उड़ा देने से या फूल माला दे देने से या एक कागज़ का जो है पत्र दे देने से कोई व्यक्ति सम्मानित नहीं होता है। बंजारा बीट के माध्यम से हमारा चैनल मनोरंजक, शिक्षाप्रद और सूचना देने वाला चैनल है। नई पीढ़ी को आप अपने अनुभव के आधार पर क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी को मेरा संदेश, देखिए हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरी औलाद लायक बने, लेकिन फैक्ट ये है कि हर माता पिता को अपने बच्चों की कार्य क्षमता को भी आंकना चाहिए। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी अच्छे पद पर जाए, लेकिन उनको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या मेरा बेटा उस लायक है। हम अपने बच्चों से अनावश्यक उम्मीदें लगा के बैठते हैं, चाहते हैं उस बच्चे के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। आपने ज्योति जी स्वयं देखा होगा कि किसी व्यक्ति के अंदर 50 किलो वजन उठाने की क्षमता होती है, किसी के अंदर सिर्फ 25 किलो उठाने की वजन क्षमता होती है और कोई 100 किलो भी वजन उठा लेता है। लेकिन 25 किलो वजन उठाने की क्षमता रखने वाले को अगर आप 50 किलो का वजन लाद देंगे तो वो निश्चित रूप से वो धराशायी तो हो ही जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि हमें अपने बच्चों का स्वयं आकलन करना चाहिए। दूसरी चीज, बच्चों पे कभी बर्डन नहीं डालना चाहिए। तीसरी चीज, बच्चों की हमको हॉबीज देखना चाहिए, उनकी रुचि देखना चाहिए कि उनकी रुचि किस फील्ड में है और उस फील्ड में उसको आगे जाने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए, सुविधा मुहैया कराना। हाँ, हमें कभी भी प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं बनाना चाहिए। आप प्रेशर बनाएंगे, आप कहेंगे सुबह 4 बजे उठो, बेटा 4 बजे उठ तो जाएगा। किस वजह से? आपके दबाव की वजह से, आपके डर की वजह से, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, वो सिंपली बैठा रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको मोटिवेट किया है तो वो स्वयं अपने आप उठेगा और अपने आप पढ़ेगा और अपने आप तैयारी करेगा। तो मैं तो हर पेरेंट से यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों की क्षमताओं को पहचानिए और उनकी रुचि के हिसाब से उनको मोटिवेट करिए ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो ये थे DS अग्रवाल, जिन्होंने अपनी बहुत सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से आपसे साझा की। इन्होंने अपने बारे में जो आईने की तरह इनका दिल है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। हम इनके उज्जवल भविष्य, लंबी आयु की कामना करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।